एक बच्चे के द्वारा बहुत बड़ा मेल लिखा गया और उसमें बोला गया, सर कुछ तो करो सर। सर सुबह को उठने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से नहीं उठा जा रहा है। डेली सोचता हूँ एक्सरसाइज करूंगा, टाइम पर उठकर नहीं की जा रही है। सर कई दिनों से सोच रहा हूँ कि टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दूं, नहीं हो रहा है। सर आंसर राइटिंग तो कहीं भी करता ही नहीं हूँ। सर मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरी आदत कैसे सुधरेगी सर, कुछ तो बताइए। देखिए कुछ बताने वाली बात यार यहां पर यह है कि आप लोग जो जिंदगी में टारगेट बनाकर बैठ गए ना, उस टारगेट के लिए जब तक आप लोगों के मन से इच्छा नहीं आएगी कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, ये टारगेट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं है कि 5 मिनट आप लोग अपनी सांस रोक कर देखो, जब अंदर से छटपटाहट निकलेगी ना कि नहीं अब तो सांस चाहिए ही चाहिए, जब तक उस तरीके की तड़पन आप लोगों के मन में निकल कर नहीं आएगी, तब तक आप लोग कभी भी अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करोगे। सोचिए कि खुदा ना खास्ता घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और आप लोगों को सुबह को एग्जैक्ट सुबह को आप लोगों को 3 बजे वहां पर उसको ब्लड देने जाना है, ठीक है। तो सोचिए आप लोगों को रात भर नींद आएगी? नहीं आएगी पूरी रात भर नींद। अगर वो खासकर अगर वो हम में से मान लीजिए मदर है, ठीक है, तो सोचिए 1 मिनट के लिए आप लोगों को यार तोते उड़ जाएंगे पूरे उसके पर। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम को इतना लाइटली लेकर रखते हैं कि क्या होने वाला है, कुछ भी तो नहीं होगा, क्या चल रहा है, जैसी जिंदगी चलती है ऐसी चलती रहेगी, खाना पीना मिल ही रहा है, माँ बाप की कमाई पे जिंदगी अय्यासी में चली रही है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जितने मेल आते हैं कि सर पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है। यार पर्सनल लाइफ से अगर अभी परेशान होना स्टार्ट हो गए हो, आगे तो बहुत बड़ी पर्सनल लाइफ होने वाली है, आगे उसमें कैसे आप लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे। तो इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठो यार, क्योंकि घुमा फिरा के बात वही आती है, जिस दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, उस दिन सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से चलती हुई नजर आएंगी, और आप लोग लाइफ में अपने आप को एक तरीके से कहते हैं जिंदगी को अपने आप के साथ मिलाकर एंजॉय करते हुए आप लोग नजर आओगे। जब तक आप लोग यहां पर इस पैटर्न को फॉलो कर एक एग्जाम को निकालकर इस मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप लोग एक शानदार तरीके से डिसिप्लिन में रहकर अपनी लाइफ को लीड करके चलना है, वरना भीड़ में कहां छूट जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा कि कोई इंसान भी था इस दुनिया में। तो इसलिए सीरियस होके लग जाओ यार, 1 तारीख हो चुकी है, तो अच्छे से जितना अच्छे से अपने आप को लेकर आगे बढ़ोगे, अब एक एक दिन आप लोगों के पास में इतने अच्छे से उसको यूटिलाइज करोगे, उतने ही शानदार तरीके से आप लोग अपनी चीज को चेंज कर पाओगे। बोला भी गया है, अगर आप लोग अपने आप को चैलेंज ही नहीं करोगे तो चेंज भी नहीं करोगे। चैलेंज करो ना कि कुछ भी हो जाए, ये काम करना ही करना है, देखता हूं मुझे कौन रोकता है, इस तरीके से बोलो अपने आप को। दूसरे इंसान को तो जरा सी देर में बोल देना तेरी हिम्मत है तो ये करके दिखा, अपने आप को बोलना कि हिम्मत है तो सुबह उठूंगा, रोक के दिखा। अपने मन को बोलो, अपने मन के साथ में लड़ाई करो, क्योंकि ये जो मन है ना, ये आप लोग को डेली हराता है, और हरा हरा कर बड़ा खुश होता है। देख तूने टाइम टेबल बनाया था, फॉलो नहीं करने दिया मैंने, कर ले, तुझे क्या करना है। देख मैंने बोला था तुझे सुबह उठना है, तूने बोला था सुबह उठना है, मैंने बोला था नहीं उठने दूंगा, उठने दिया नहीं ना सुबह। तो ये मन आप लोगों का हराता रहता है, और आप लोग अपने मन से हारते 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 इतना हार जाते हैं, आप लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। जिस दिन आप लोगों ने अपने मन को हराना स्टार्ट कर दिया, समझ लेना आप लोगों का रियल जो एक तरीके से उन्हें रियल चैलेंज है, जिसके साथ में आप लोगों का रियल कंपटीशन है, वो है आप लोगों का मन। उसको हराना स्टार्ट कर दो, जिंदगी आप लोगों की नया बदल जाए, तो मुझे आकर बोलना कि सर आपने गलत बोला था। तो ये कुछ चीजें हैं यार। देखिए पहले कुछ छोटी छोटी सी न्यूज देखेंगे, उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट प्यारे प्यारे एडिटोरियल है, बहुत सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी निकल कर आएगा जो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अच्छा क्वेश्चन से बात याद आई, चलिए क्वेश्चन ही देखता हूं आज आप लोगों से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को, आप लोग फिर देखते हैं किसके द्वारा क्या क्या कितनी तैयारी चल रही है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। बोला गया कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली एक तरीके की बायलैटरल एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी इंडिया और जापान के बीच में, आगे चलकर इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने भी ज्वाइन कर लिया था एज ए परमानेंट पार्टनर। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरा बोला गया कि ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन ओशन में होती है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को बताना है, देखिए यहां ध्यान से पढ़ा कीजिए। आप लोग अगर ना जाने में भी आप लोग देखेगा कम से कम 1 से 2% क्वेश्चन जो है ना आप लोग एग्जाम में इसकी वजह से गलत कर आते हैं, और इतना टफ कंपटीशन है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कई सारे जिनका पॉइंट कुछ मार्क्स से रुक गया, 1 मार्क्स से रुक गया। अगर ऐसे 3 क्वेश्चन भी आप लोगों ने गलत कर दिए इसी लापरवाही में, तो आप लोग आउट ऑफ द रेस हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इतनी शानदार होनी चाहिए कि आप लोगों को तुरंत सबसे पहले क्वेश्चन में ये एकदम नजर यहां पर जानी चाहिए कि क्या ये राइट पूछा गया या फिर रॉन्ग पूछा गया है। तभी आप लोग पता चला क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट पता है, और पता चला ये पढ़ा नहीं और आंसर लगाना था बी और लगाकर आंसर लगाना था सी और लगाकर आ गए डी। तो ये चीज आप लोग थोड़े ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा आंसर सही यहां पर, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 1 और 2 और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोग बताइए वीडियो के एंड में, इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। ये जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात की जाए तो आप लोगों का जो वनडे टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत फायदा आप लोगों को पहुंचाने वाली है। अच्छा कभी आप में से कोई इंडिया गेट पर घूमने गया होगा, आप लोगों ने कैसे ऐसे बच्चे को करतब दिखाते देखा है,
टैलेंट हमारी कंट्री में कूट कूट कर भरा हुआ है, बस ये रहता है कि उस टैलेंट को सही जगह नहीं मिल पाती है सही टाइम पर, और फिर उसकी जो एक एस्पिरेशन है वो ऐसे ही घुट कर रह जाती है। चलिए जो भी है, अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है तो उसको जरूर सपोर्ट कीजिए। बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में भी कई सारे जो हमारी सेविंग स्कीम थी उनके जो रेट है वो कट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसका रीजन क्या बताया गया? रीजन बताया गया हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर ये कट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, जिसके चलते देखिए अगर इस तरीके से इसको कट किया जाएगा तो जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये बेसिकली तरीका है। तो देखते हैं क्या ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो काम कर पाता है। महंगाई टारगेट करने के लिए हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हैं। एमपीसी को कौन चेयर करता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया था, शायद 2016 में, शायद 17 में या फिर 15 में, आई थिंक एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है मुझे। तो यहां पर उसमें बोला गया था कि फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं वो चेयर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। पर कौन करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, वो चेयर करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और इसको टारगेट जो दिया गया था 2016 में, 2016 में आई थी ना, तो क्वेश्चन इसका मतलब 2017 में था या फिर 18 में था, ठीक है। तो यहां पर 2016 में जब ये बनाई गई थी कमेटी, तो 4+-2 का इसको टारगेट दिया गया इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि महंगाई जो है वो 2 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर आरबीआई से पूछा जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, फिर आप लोगों से कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। तो उसी के बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। अच्छा हाँ, एक इंटरेस्टिंग न्यूज है यार आज, ये काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। लगभग हमारी कंट्री में एक सर्विस स्टार्ट की गई थी लगभग 132 साल पहले। 132 साल पहले जो सर्विस स्टार्ट की गई थी हमारी कंट्री में मिलिट्री के लिए, ये सर्विस जो है वो फिलहाल बंद कर दी गई है। सर्विस किससे लेती है? यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मिलिट्री है वो भी फार्म वगैरह यानी कि गाय वगैरह रखा करते थे। रीजन क्या था? साहिवाल गाय वहां पर देखने को मिलती थी, ताकि जो हमारे मिलिट्री के जो पर्सन है उनको जो प्योर मिल्क उनको प्रोवाइड कराया जा सके। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। स्टार्ट जब इसको किया गया था पहली बार यहां पर इसको किया गया था ये 1889 में इलाहाबाद के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। 132 साल बाद यहां पर इसको अब बंद किया जा रहा है, ये आर्मी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर जो ये इसको बंद करने के लिए यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी 2016 में, तो उस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट की गई, तो उसके चलते यहां पर इसको बंद करने की बात की जा रही है। जो पर्सन थे यहां पर जिसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, यहां पर ये है डीबी सेखतकर, रिटायर्ड जो यहां पर ये पर्सन है, जो लेफ्टिनेंट जनरल, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि किनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिसके बेस पर मिलिट्री फार्म जो है वो शट डाउन किए जा रहे हैं 132 साल बाद हमारी कंट्री के अंदर में। तो ये पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली सर्विस कहां पर स्टार्ट की गई थी? तो ये इलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी। ये इलाहाबाद में स्टार्ट की गई थी 1 फरवरी को। तो 1889 में यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड कराई गई हमारी कंट्री में, इवन 1971 की वॉर में, कारगिल के ऑपरेशन में, तो अलग अलग एरिया में यहां पर हमारी कंट्री में ये सर्विस प्रोवाइड कराते थे, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। खासकर डिफेंस सर्विस के बारे में बात करें तो वहां पर आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं, खासकर अगर रिलेशन को थोड़ा इंप्रूव करने के बारे में बात करें। यहां पर बात की जा रही है पाकिस्तान के साथ में हमारी कंट्री के जो रिलेशन है वो फिलहाल अभी कुछ नॉर्मल होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC लाइन ऑफ जो कंट्रोल, और LAC है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए क्वेश्चन बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है, उस लाइन का नाम आप लोगों को बताना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ज्यादा न्यूज में, उसके ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट प्यारा सा एक एडिटोरियल भी डिस्कस करूंगा, तो आप लोग उसको समझ पाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनको नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। अभी सीज फायर एग्रीमेंट को भी आगे लेकर चला गया, जो कि 2003 में साइन किया गया था। 2003 में जब सीज फायर एग्रीमेंट लाया, सीज फायर मतलब सीज कर देंगे फायर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं छोड़ेंगे। तो 2003 से लेकर 2006 तक काफी शांत तरीके से, छोटे छोटे बच्चे जिनको बैठा देते कि बेटा शोर मत मचाना, ठीक है, थोड़ी देर बैठेंगे 2-4 मिनट, उसके बाद में फिर पूरा हल्ला गल्ला देखने को मिलेगा। तो यही 3 साल तक तो थोड़ा शांति में बनी रही। इसके बाद में जो है रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए गए पाकिस्तान के द्वारा। इतनी बार यहां पर वोलेशन किया जाता है इसका, जिसकी कुछ हद नहीं है। हालांकि पाकिस्तान हमारी कंट्री को ब्लेम करता है कि इंडिया वोलेशन करता है और इंडिया पाकिस्तान को। तो ये तू मैं वाला जो गेम है ये लंबे समय से चला हुआ है। अब देखते हैं कॉटन और शुगर। तो यहां पर जो कपास है और जो चीनी है वो यहां पर अलाउ किया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान अलाउज इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया। तो यहां से अच्छे लेवल पर देखते हैं अब रिलेशन किस तरीके से आगे
आगे बढ़ पाते हैं। खासकर जब हमारी कंट्री में पुलवामा अटैक और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक जो थी उरी, आप लोग देख सकते हैं, ये कई सारी ऐसी बालाकोट स्ट्राइक आप लोगों को देखने को मिली। ये इसके बाद में हमारी कंट्री के रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा एक लो लेवल पर पहुंच गए थे। अब उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा आया तो आर्टिकल 370 में जैसे ही चेंज किया गया तो पाकिस्तान को पता नहीं क्या पेट में दर्द हुआ, उसने अलग अलग मुद्दे उठाने स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद में कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिली। तो देखते हैं आगे चीजें कैसे नॉर्मल हो पाती है। तो इसके चलते ये कुछ बातें थी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये बात करें एनजीटी के बारे में। एनजीटी क्या होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है इसके बारे में। एनजीटी जब बनाया गया था यहाँ पर हमारी कंट्री में तो ये बनाया गया था 2010 में। तो ये बताया था कि एनजीटी जो है वो कौन से आर्टिकल से निकल कर आता है, यानी कि हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है जो एनजीटी को बनाने के बारे में बात करता है। तो ये है आर्टिकल 21, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 के अंदर में, तो ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक रखे हुए हैं यहाँ पर। इसमें आर्टिकल 21 जो है इसके बीच में वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। राइट टू लाइफ कब होगी, जब अच्छा इन्वायरमेंट होगा। तो ये बोलते हैं कि यार अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो कैसे राइट टू लाइफ रहेगी। तो इसलिए अच्छे इन्वायरमेंट रखने के लिए यहाँ पर लाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक तरीका कोर्ट होता है, जो ऐसे आप लोग नॉर्मल कोर्ट देखते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जल्दी ही केस निपटा दिए जाते हैं क्योंकि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। नेचुरल जस्टिस मतलब यानी किसी को भी आप लोग बिना सुने एक तो जजमेंट नहीं देंगे और दूसरा अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं होंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग खुद ही उस केस में संलिप्त है और खुद ही जज बने बैठे हैं। तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इसके द्वारा फॉलो किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरी कंट्री थी जिसके द्वारा यहां पर इसको बनाया गया इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। पर लेकिन ये एक अलग बात है कि हम लोगों ने इसको बना तो दिया, पर फिर भी आज की डेट में भी हमारी कंट्री में जब इन्वायरमेंट के फील्ड में आप लोग जाएंगे काफी बुरी कंडीशन है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे एनजीटी के बारे में तो ये कुछ बातें हैं जो एनजीटी के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक अब यहां पर क्या ये न्यूज क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूज में ये बोला गया कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बनाया गया है टेल द कमिटी टू लुक इनटू द इन्वायरमेंट वायलेशन, की जहां जहां पर इन्वायरमेंट का वायलेशन हो रहा है तो उसके ऊपर ध्यान देकर चलना है। ठीक है, तो यहां पर जो कमिटी है इसके अंदर कौन कौन है, यहां पर तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हाँ एक और इंटरेस्टिंग बात अगर आप लोगों से पूछी जाए यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ओरिजिन कहां से निकल कर आया, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कहां से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकल कर आया। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक थी यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में, कब की थी ये 1992 की थी। इसके बाद में ये हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया। हमारी कंट्री में बनाया किसके बाद में गया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, फिर न्यूजीलैंड में और फिर हमारी कंट्री में इसको बनाया गया। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी अगर इसके बारे में बात करें लोकेटेड कहां पर है इसकी ब्रांचेस, तो न्यू दिल्ली में तो हेड ब्रांच है इसकी, बाकी पुणे, भोपाल, जो इसके अलावा पुणे हो गया, भोपाल हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, यहां पर भी आप लोगों को इसके ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आज के डेट में इसके चेयरपर्सन कौन है ये आप लोग बताइए, हालांकि इसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बेसिकली पैनल बनाया गया था। वो पैनल इसलिए बनाया गया था कि जो 3 लॉ हमारी कंट्री में निकल कर आए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कैसे आगे चीजों को लेकर चलना है, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसके द्वारा वो सबमिट कर दी गई है। तो अब देखने वाली बात यहाँ पर यह कि कैसे ये चीजें जो है हम लोग नॉर्मल कर पाते हैं, क्योंकि 3 जो लॉ है हमारी कंट्री में लाए गए थे फार्मर से रिलेटेड, जैसे आप लोगों ने देखा था 3 जो लॉ थे यहाँ पर, जैसे फार्मर बात की जाती है यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड जो कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट है, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है यहाँ पर, इसी के साथ में एक्सपोर्ट के बारे में बात की रही, इंपावर के बारे में बात की जा रही थी फार्मर को, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, हल्का फुल्का सा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि फार्मर का जो बेसिकली मुद्दा है ये काफी लंबे समय से अभी चल रहा है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो बाइडेन के बारे में। जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बने, 46 प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये ढांचागत यहां पर काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट यहां पर करने वाले हैं, जो कि बोला गया है 2 ट्रिलियन के करीब का। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रायता फैलाया वो तो ये समेट ही रहे हैं, कहीं ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करो, कहीं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात करो, कई सारी कंट्री के साथ में जो रिलेशन थे उसके बारे में बात करो, अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करो। इसी के साथ में ये बोल रहे हैं कि एक शानदार 8 साल में ये टारगेट लगाकर चल रहे हैं कि 8वें साल यानी कि 4 साल रहते हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट बनते हैं, तो 4 साल ये सोच रहे हैं कि आगे भी 4 साल आएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी पेटी कसे हुए बैठे हैं कि अब की बार तो फिर से मैं ही आऊंगा तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहां पर ये काफी ह्यूज एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर बात करें ब्राजील में,
ब्राजील क्राइसिस में यहां पर आ रहा है। ब्राजील में जो ब्राजील मिलिट्री है, उनके जो चीफ है उनके द्वारा क्विट कर दिया गया है। तो यहां पर बेसिकली जो ब्राजील मिलिट्री चीफ है क्विट कर दिया आफ्टर जब यहां के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है बोल्सोनारो, इनके द्वारा फायर कर दिया गया था डिफेंस मिनिस्टर को। तो डिफेंस मिनिस्टर के चलते जो आर्मी चीफ है वो भी निकल लिए, यानी कि लगता है कि दोनों चाचा भतीजा थे, इनका मन नहीं लग रहा था एक दूसरे के बने। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ब्राजील काफी इंपोर्टेंट मेंबर है। अगर बात की जाए ब्राजील के बारे में तो ब्राजील आप लोगों को ब्रिक कंट्री में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। IBSC के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था ना, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, उसमें भी ब्राजील आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री जो है ब्राजील के साथ में अच्छे खासे रिलेशन देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं ब्राजील में शांति आती है, क्या कंडीशन बन रही है। आगे बात करें यहां पर, ये भी एक नई कंडीशन देखने को मिल रही है। इटली ने रसिया के जो यहां पर ऑफिसर थे उसको एक्सपेल कर दिया अपनी कंट्री से। बोला गया कि ये सेल कर रहे थे सीक्रेट फाइल्स। देखिए इटली जो है यहां पर उसके द्वारा एक्सपेल किया गया है रसिया के ऑफिसर्स को। ऑलरेडी जो है इसको यहां पर जो G8 कंट्री से रसिया को भगा दिया गया था 2014 में जब क्रीमिया वाला इशू निकल कर आया। अब यहां पर काफी अच्छे से रसिया और चाइना जो है वो एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। तो आगे चलकर एक नया गुट आप लोगों को देखने को मिल सकता है जिसमें रसिया, चाइना, ईरान, कई सारी जैसे कि अफगानिस्तान, ये सारे आप लोगों को एक खेमे में देखने को मिलेंगे, या सऊदी अरेबिया भी बोल सकते हैं आप लोग, यहां पर तुर्की भी बोल सकते हैं इनके साथ में। तो कैसे शांति बनने वाली आगे चलकर। नेटो जो है यहां पर ये एक तरीके से बेसिकली टैकल करने के लिए यहां पर मानी जाती है रसिया को स्टार्टिंग से ही, जिसको ये जो नेटो है अब इसके अंदर देखते हैं कैसे शांति रह पाएगी, क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्री है जिसका मेंबर होकर भी आज के दिन में रसिया से व्यापार कर रही है, उसमें से तुर्की भी आप लोग एक बोल सकते हैं। तो माहौल काफी गर्माया हुआ है, तो देखते हैं शांति कहां से निकल कर आती है। आगे चलते हैं, बात की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बात की गई इंडिया की जो GDP है ये 7.5 से लेकर 12.5 तक बढ़ सकती है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में। तो हमारी कंट्री में जो खासकर बात करें जो नई वेव देखने को मिल रही है, एक तरीके से जो रिस्क फैक्टर निकल कर आ रहा है, तो ये भी यहां पर एक फंडा निकल कर आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि GDP बढ़ सकती है। अभी नई वेव निकल कर आ रही है कोरोना वायरस की, तो उसके चलते कैसे लेकर चलने हैं, अपनी इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कैसे बढ़ेंगे, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यह कैप ऑफ गुड होप। आगे यहां पर अब हम लोग एडिटोरियल देखेंगे। पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से एडिटोरियल हम लोग को डिस्कस करने हैं, उसके बाद में फिर हम लोग उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं एडिटोरियल के ऊपर। काफी इंपोर्टेंट एडिटोरियल है, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से सुनना है क्योंकि बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो आप लोगों को उसके बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, इस बात की गारंटी देता हूं। और हाँ, जो रिवीजन वीडियो आती है महीने की एंड वाली, वो वीडियो भी देखेगा। मार्च की वीडियो अपलोड कर दी गई है ऑलरेडी, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। जो अगले हफ्ते जो आप लोगों की वीडियो आने वाली है वो होगी नवंबर की, यानी कि जो इस संडे में आप लोगों की वीडियो आएगी वो पूरा नवंबर का रिवीजन करेंगे उस वीडियो के अंदर। तो हम लोगों ने पहले फरवरी का किया था, उसके बाद में जनवरी का किया, फिर दिसंबर का किया, उसके बाद में फिर हम लोगों ने मार्च का देख लिया क्योंकि मार्च खत्म हो गया था। तो जो जो महीना खत्म होगा उसको भी देखते रहेंगे साथ साथ में, और पीछे के भी लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि लगभग 1 साल का करंट अफेयर आप लोगों को इस तरीके से कवर करा दूं, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे भी, आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आइए नजर डाल लेते हैं यहां पर कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। यहां पर जो आर्टिकल है, पहला तो आर्टिकल ये है कोरोना वायरस की वेव के बारे में कि एक नई वेव निकल कर आ रही है, तो इसके बारे में अभी यहां पर एक आप लोगों को याद होगा मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से डिस्कस किया था फाइनेंस कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन के बारे में कि आज की डेट में जो हेल्थ है उसको किस लिस्ट में रखा गया और किस लिस्ट में बोलने की बात कर रहे हैं। तो कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि आर्टिकल के अंदर नहीं है पर एक्स्ट्रा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकती है, तो उनको भी हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा यहां पर, ये काफी प्यारा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है लोकल बॉडी को लेकर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो लोकल बॉडी के बारे में समझेंगे यार क्या क्या चीजें हैं और कहां क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात की जा रही है, अभी रिसेंटली दिल्ली में आप लोगों को पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दे दी गई है। तो यहां पर जो ये आर्टिकल लिखने वाले जो पर्सन है वो गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। तो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया गया है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। समझेंगे एक न्यूट्रल तरीके से ताकि सारी चीजों को आप लोग समझ सकें अच्छे से। हार्ट ऑफ एशिया समिट अभी देखने को मिली, बहुत प्यारा आर्टिकल है। इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर, उसके बारे में समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या क्या मुद्दा है यहां पर। ये फिर से आर्टिकल यहां पर आया है, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में बजट में ये बोला गया कि देखिए आज की डेट में अगर आप लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करें, अगर कोई यहां पर जो ईपीएफ है उससे अपना 2.5 लाख तक का अगर उसकी अर्निंग आ रही है यहां पर, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो उसके चलते कई सारी बातें समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए लोग बाग जो है अपना पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि उससे उसकी अर्निंग आ सके, तो कैसे यहां पर उसको लेकर चला जाएगा, तो समझने वाली बात है। तो फिर से वही मुद्दे बताए गए हैं। आसाम के अंदर इलेक्शन है तो उसके बारे में बात की जा रही है। यहां पर तुर्की के बारे में बात की जा रही है, तो तुर्की के बारे में हालांकि उनकी क्या जो व्यवस्था चल रही है,
तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हल्का सा एक नजर डालेंगे ताकि पता रहे कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। ठीक है, ये है कार्टून और ये है डेटा पॉइंट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कार्टून यहां पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ क्या है यहां पर नीचे, और ये क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग बताइए, यहाँ पर इंजेक्शन है, तो क्या इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है इस कार्टून के द्वारा। तो ये पिक्चर परसेप्शन टेस्ट की तरीके से आप लोग ले सकते हैं, जैसे एनडीए स्टडीज में नहीं होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो 40 से 50 शब्द आप लोग यहाँ पर लिखने इसके बारे में। तो देखता हूँ कैसे कैसे आप लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये डेटा पॉइंट आप लोग के सामने कोविड-19 की क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, हमारी कंट्री में कहां कहां पर कैसे कैसे केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो एक सेकंड वेव देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों ने काफी ज्यादा लापरवाही बरती, जिसके चलते काफी ह्यूज लेवल पर हमारी कंट्री में केस निकल कर आ रहे हैं। तो ये लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर इस तरीके से केस बढ़ेंगे, अभी जो दवाई है वो हालांकि यूज की जा रही है, पर लेकिन फिर भी उस लेवल पर हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसी एक्सपेक्टेशन यहां पर लगाई जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में केस है जो कि आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर काफी प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अच्छे से इनको सुनिएगा, तब आप लोग अच्छे से चीजों के आंसर दे पाएंगे और तभी आप लोग ढंग से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर जो ये पहला आर्टिकल है यह अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान से रिलेटेड एक अभी मीटिंग हुई जिसको बोलते हैं हार्ट ऑफ एशिया। तो हार्ट ऑफ एशिया के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। तो पूछा जाएगा कि हार्ट ऑफ एशिया ये किससे रिलेटेड है। तो ये 9th हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, कहां पर देखने को मिली, तो ये तजाकिस्तान में देखने को मिली। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये है अफगानिस्तान, ठीक है, और ये है तजाकिस्तान, जहां पर हार्ट ऑफ एशिया ये समिट देखने को मिली जो कि बॉर्डर टच करता है। हमारी कंट्री का भी बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान। तो हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान। ये वर्ल्ड में जो 7 कंट्री हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करती है, उसमें सबसे कम बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान सबसे कम बॉर्डर टच करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है, बांग्लादेश। अच्छा, सबसे ज्यादा करता है बांग्लादेश, सबसे कम करता है अफगानिस्तान। ठीक है, और मैंने बताया आप लोगों के लिए 7 कंट्री है। ठीक है, तो बीच में कौन सी है, एक कंट्री, यानी कि 3 इधर जाओ और 3 इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। शोले का डायलॉग नहीं तो आप लोग ये बताइए बीच में कौन सी कंट्री है, यानी कि 3 इधर और 3 इधर, बीच में कौन सी कंट्री है जो हमारी कंट्री का बॉर्डर टच करने के कैटेगरी में आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था नीचे एमबीए के तरीके से आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ऊपर कौन कौन हो गया आप, अरे क्वेश्चन का आंसर ही बता दूंगा तो क्या रह जाएगा। चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो हार्ट ऑफ एशिया जो समिट हुई अभी तजाकिस्तान के अंदर, तो उसमें ये कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान में शांति कैसे रखनी है। तो ये राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस यहां पर दिखाना चाहिए ताकि अफगानिस्तान में शांति रखी जा सके। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि अभी ये न्यूज में क्यों आ गया है, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया समिट देखने को मिली है और ऑलरेडी जब डोनाल्ड ट्रंप गए तो वो एक प्रॉमिस करके चले गए, क्योंकि उनको तो पता था कि वो जा रहे हैं। अब मैं तो जा रहा हूं, नहीं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जाते जाते बेचारे जो बाइडेन को लेकर डूब गए, क्योंकि कंडीशन ये बन गई फिलहाल अभी उनके द्वारा बोला गया, तालिबान के साथ में डील कर ली उन्होंने कि 1 मई को तुम्हारा देश छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो 1 मई को देश तो छोड़ देंगे, पर लेकिन किस कंडीशन में छोड़ोगे उसका कौन ध्यान रखेगा। क्योंकि सबसे पहले जब यहां पर अफगानिस्तान के अंदर यूएसए की एंट्री हुई थी 2001 में, अभी हम लोग खड़े हैं 2021 में, तो इनके द्वारा यह बोला गया था बिल्कुल आते ही तालिबान को उठाकर फेंक देंगे हम लोग, तालिबान को फेंकने के बाद में अफगानिस्तान के अंदर शांति लेकर आएंगे। तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी भाई साहब, नाक रगड़ दी सबने, पर लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए तालिबान का। और आज की डेट में 4 प्रेसिडेंट, ये चौथा प्रेसिडेंट है जिसको तालिबान खा जाएगा, और ये चौथा प्रेसिडेंट घुटनों पर टिक कर भीख मांग रहा है कि भाई साहब हमको यहां से निकलने दो, हमारी थोड़ी सी तो इज्जत बच लो यार, वरना हमारी बेइज्जती हो चुकी है बहुत ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है यहां पर, उनके द्वारा अभी रिसेंटली तालिबान के साथ में मिलकर बात करने की बात की जा रही है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान मिलकर बात करेंगे तो हमारी कंट्री की जो पॉलिसी चली हुई है उसमें एक छोटा सा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये एक क्लेवर शिफ्ट आप लोग बोल सकते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस में। अब तक हम लोग क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले अब तक हम लोग बिल्कुल अपोज करते थे तालिबान को, 1990 से लेकर 2000 तक का अगर बात करें, कंप्लीटली अपोज किया हम लोगों ने तालिबान को। कभी नहीं बोला तालिबान के साथ में मिलकर हम लोग काम कर पाएंगे, तालिबान को यहां पर एक तरीके से पावर देनी चाहिए। तो तालिबान को एक अलग ग्रुप की तरीके से देखा जाता था, पर लेकिन अब तालिबान को एक बात करने वाले पार्टनर की तरीके से देखा जा रहा है। अब यहां पर जैसे चीजें चेंज हो रही हैं तो इसके हिसाब से हम भी चेंज हो रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता जा रहा है हमने भी अपना रवैया चेंज कर दिया है। पहले हम लोग ये बोलते थे कि अफगानिस्तान के द्वारा लेड, यानी कि बाहर का कोई भी मेंबर यहां पर ये बताएगा अफगानिस्तान को क्या करना है, अफगानिस्तान के लोग खुद डिसाइड करेंगे उनको क्या करना है। अफगानिस्तान के द्वारा ओन, यानी कि इनका खुद का होना चाहिए, और अफगानिस्तान के द्वारा कंट्रोल। तो यहां पर ये एक पीस प्रोसीजर होना चाहिए, उसमें कोई बाहर का इंटरफेयर नहीं करे। पर लेकिन अफगानिस्तान तो तब करेगा ना जब अफगानिस्तान खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो। अफगानिस्तान तो लड़खड़ाकर चल रहा है,
क्योंकि तालिबान ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। तो तब से लेकर इंडिया को भी लगा कि अब लग रहा है कि तालिबान जो है वो यहां पर पावर में आएगा ही, वो तो इसके चलते हम लोग यहां पर कुछ नहीं कर सकते। तो इंडिया ने भी उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। 2018 में रसिया के द्वारा अफगानिस्तान और तालिबान के साथ में मिलकर यहां पर बात की गई और डिप्लोमेटिक टाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। सितंबर 2020 में इंटर अफगान पीस देखने को मिला दोहा के अंदर, जिसमें हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ये भी वहां पर पहुंचे इनॉग्रेल सेशन के अंदर में, जिसके चलते इंडिया में अगर बात करें, ये आज के में एक भावनाएं बन गई हैं कि देखिए आज के में हर एक कंट्री ये चाह रहा है कि तालिबान के साथ मिलकर गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बनाया जाए। तो इंडिया ने लगा यार हम क्यों अकेले चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कल को पता चला तालिबान पावर में आ गया तो कंट्री के साथ में रिलेशन तो रखने पड़ेंगे ना, तो उसके चलते यहां पर ये सारी बातें देखने को मिल रही है। तो नया पीस प्रोसीजर जो है ये जो बाइडेन जो आगे लेकर चल रहे हैं, तो उनका लेटेस्ट एडिशन है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एडिशन था, संस्करण था, वो रद्दी हो गया है, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो जो बाइडेन दो मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि देखिए यहां पर एक यूनिटी ट्रांजिशन गवर्नमेंट चाहते हैं, यानी कि यहां पर अगर बात करें जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट होगी, तालिबान हो गया या फिर कोई भी और यहां पर जो भी आता है, तो मिलकर यहां पर एक तरीके से एक ऐसी यूनिटी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह बोला गया कि देखिए इंडिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रसिया ये मिलकर यहां पर काम करेंगे अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि पता चला कल को कोई दिक्कत अगर अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, तो जो बाइडेन यहां पर स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, उनको लगा कल को कोई दिक्कत हो रही है तो सारा ठेकरा मेरे ऊपर नहीं फोड़ा जाएगा, ये बोल दूंगा मैं अकेला नहीं था पीस प्रोसीजर में, भाई साहब ये भी थे मेरे साथ, इनको भी बोलो, इनकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो ये जो बाइडेन इस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। आज की डेट में अगर बात करें जो रियलिटी है, इंडिया की जो पोजीशन है वो चेंज कैसे हुई, देखिए देखना पड़ता है ना कि सब कैसे कैसे कर रहे हैं, तो हमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना बोलेंगे कि पागल है, दुनिया होली बना रही है और हम लोग दिवाली बना रहे हैं, तो इन्हें बोलेंगे पागल है। तो इसलिए उस तरीके से चलने की कोशिश की गई इंडिया के द्वारा। तालिबान के द्वारा कंट्रोल है मैक्सिमम एरिया, गांव वाला जो भी एरिया अफगानिस्तान के अंदर, वो मैक्सिमम तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि रूरल अफगानिस्तान पूरा तालिबान के कंट्रोल में आज की डेट में। यहां पर यूएस से ऑलरेडी तालिबान के साथ में डील कर चुके हैं कि 1 मई को हम लोग यहां से निकलेंगे। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अफगानिस्तान से यहां पर पूछा भी नहीं गया गवर्नमेंट से, तालिबान के साथ में डील साइन कर ली। चाइना ऑलरेडी यहां पर तालिबान तक पहुंच रहा है ताकि शांति बनाकर रखे जा सके, अपने रिलेशन स्टेब्लिश किया जा सके। रसिया ऑलरेडी यहां पर दोनों साइड की मीटिंग होस्ट कर चुका है। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी दोनों को मानने के लिए तैयार है कि हाँ यार तुम लोग सही हो, मिलकर काम करते हैं। तो फिर इंडिया को फालतू में अलग से चिल्लाता रहे, तो हमने भी अपना शिफ्ट मार लिया, हमने बोला हाँ ठीक है नई स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं जिसमें तालिबान भी रहेगा, तो इंडिया जो है उसके साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी, अफगानिस्तान के जो लोग होंगे उनके साथ में मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने पहले भी काफी अच्छे काम किए हैं, जैसे कि जब से तालिबान यहां पर खत्म हुआ था तो इंडिया ने काफी अच्छे लेवल पर डीप रिलेशन बना लिए थे अफगानिस्तान के लोगों के साथ में और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ में, जैसे कि एजुकेशन बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पावर सेक्टर में, इरिगेशन यानी कि सिंचाई के सेक्टर में, या इसके साथ में कोई ढांचागत डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो इंडिया के द्वारा काफी ज्यादा पैसे यहां पर खर्च किए जा चुके हैं। पर लेकिन अफगानिस्तान में जो यूएसए ने इतना पैसा खर्च किया आज तक किसी ने नहीं किया, पर फिर भी यूएसए इतनी देने कंडीशन में, तो ये दिखाया जाता है कि पैसे के बल पर सारी चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें आप लोगों को ढंग से समझदारी से भी लेकर चलनी पड़ती हैं। तो इसी के चलते यहां पर जो पहली मेडिसिन दवाई का यहां पर जो अफगानिस्तान में भेजा गया वो इंडिया के द्वारा भेजा गया, यानी कि सबसे पहले इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान को दवाई प्रोवाइड करा गई फरवरी के महीने में। इसी के साथ में सहतूत डैम, ये काबुल के पास में, हम लोग मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान। इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से बात करें, तालिबान ने काफी लार्ज स्केल पर चीजों को डिसरप्ट कर दिया है और पावर में अपने आप आने के लिए तैयार है। तो इंडिया यहां पर एक रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया के साथ में रिलेशन जो है रसिया के साथ में अच्छे हैं, ईरान के साथ में अच्छे हैं, तो इंडिया जो है यहां पर कहीं ना कहीं उनको साथ में लेकर यहां पर एक नॉर्मल रिलेशन बनाने की कोशिश कर सकता है। और यूएसए तो यहां पर है ही है, ठीक है, तो किस तरीके से चीजें लेकर चली जाएगी तो ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन अभी ये निकल कर आ रहा है कि देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो वॉयलेशन हो रहा है, तो यहां पर तालिबान वो वॉयलेशन कर रहा है, तो तालिबान को कमिटमेंट करना पड़ेगा ताकि सिचुएशन जो है उसको नॉर्मल किया जा सके। पर लेकिन क्या तालिबान इस बात पर टिकेगा कि यहां से यूएसए के जाने के बाद में वो चीजों को नॉर्मल रख पाएगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहां पर, जिसमें देखने वाली बात होगी। पीस प्रोसीजर के बारे में बात करें यहां तक, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के हाथ में पावर आनी चाहिए, जो कि काफी वीक पड़ जाती है तालिबान के सामने। तो वो कैसे टैकल कर पाएगी? पता चला कल को तालिबान जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बैठाकर सबको तमाचे मार रहा है कि ये क्या चल रहा है, सबको थपड़ी आ रहा है, तो फिर क्या कर लोगे? तो उस टाइम पर सारा कंट्रोल अफगानिस्तान में पता चला तालिबान के हाथ में आ गया, तो एक नॉर्मल चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो डीप टाई की बात की जाती है। डीप टाई विद बोथ यूएस और रसिया के साथ में इंडिया की है, तो एक तरीके से डबल पीस की बात कर रहे हैं इंडिया। डबल पीस मतलब क्या है? देखिए अफगानिस्तान के अंदर तो शांति होनी ही होनी चाहिए, पर लेकिन अफगानिस्तान के आसपास वाला जो रीजन है उसके भी पास में शांति रहेगी। यहां पर अगर अफगानिस्तान में शांति रहेगी तो इसका मतलब
मतलब ये कि अफगानिस्तान के अंदर शांति और आसपास वाले रीजन में शांति, तो नीड है यहां पर अफगानिस्तान के इनसाइड और रीजन। तो डबल पीस के बारे में इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया गया कि तभी यहां पर चीजें जो है वो नॉर्मल चल पाएगी। और पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान तो यहां पर अपनी हरकतें करता ही है, हमेशा से तालिबान को सपोर्ट करता हुआ रहा है, वरना तालिबान की इतनी औकात की यूएसए के सामने टिक जाए, तो पाकिस्तान की साइड से हजला बारूद गोला सब कुछ तैयार करके धरा जा रहा है प्लेट में रख रख कर कि तुम लड़ते रहो बस, ठीक है। क्योंकि इसके चलते क्या होगा, यूएसए पाकिस्तान के पैरों में आकर घुटने टेकेगा कि भाई साहब यार शांति करवा दो, वरना पाकिस्तान को कौन पूछेगा यहाँ पर। तो ये कंडीशन है, अपना एक तरीके से अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी कई बार ऐसी हरकतें कई सारी कंट्रीज के द्वारा की जाती है, तो उनमें से एक पाकिस्तान भी है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। अफगानिस्तान के बारे में याद रखेगा, अफगानी इसकी करेंसी है और काबुल इसकी कैपिटल है। साउथ एशिया के अंदर ये कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक है। तो हार्ट ऑफ एशिया जो समिट है ये कौन से नंबर की थी, तो ये अभी जो समिट यहां पर देखने को मिली, तो ये याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये 9th नंबर की थी और कहां पर हुई, तजाकिस्तान में हुई। तो इंडिया की साइड से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। तो ये बातें हैं जिसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट यहां पर ये आर्टिकल है, ये एक आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है किसके बारे में, अभी हमारी कंट्री में कोरोना की एक सेकंड वेव देखने को मिली। तो सेकंड वेव देखने को मिली तो यहां पर ये तो वही बताई जा रही है कि कोरोना किस तरीके से फैल रहा है, दवाइयों को कैसे लेके चलना है, तो वो सारी बातें आप लोग जानते हैं। अलग क्या है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, एक्स्ट्रा है, ये आप लोग को आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगा कि यहां पर इसके बारे में आप लोग को बताना चाहिए। हालांकि मॉर्निंग में जो पीआईबी वाली वीडियो आती है 4 बजे, उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर थोड़ा सा यहां पर बात करूंगा, तो इसके चलते आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और एक रिवीजन भी हो जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हल्की सी बात की जा रही है 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है एनके सिंह। 2 आर्टिकल है इससे रिलेटेड, एक और आर्टिकल इसके बाद में आएगा वो भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ही है। उनके द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई है जो कि काफी इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन है। उनके द्वारा बोला गया है कि जो हेल्थ है वो आज की डेट में हमारी कंट्री में ये स्टेट लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है, इनकी स्टेट हेल्थ के ऊपर लॉ बना सकता है, पर लेकिन ये कह रहा है कि इसको स्टेट में से निकालो और इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखो। कॉन्करेंट लिस्ट में रखने से क्या फायदा होगा, फिर इस पे सेंटर भी लॉ बना पाएगा और स्टेट भी इसके ऊपर लॉ बना पाएगा। ये सारी चीजें कहां रखी हुई हमारे संविधान में, तो 7वें शेड्यूल में रखी हुई है। तो 7वें शेड्यूल में बोला गया है जो 3 लिस्ट है 7वें शेड्यूल में, एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो बोला जा रहा है कि स्टेट लिस्ट में से निकाल के इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, क्योंकि यहां दोनों लॉ बना सकते हैं। सेंटर के मुद्दे पर सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट के मुद्दे पर स्टेट लॉ बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना पाएंगे। तो ये बात बोलेगी एनके सिंह के द्वारा। ये कौन है, ये हमारी कंट्री में 15वां जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया उसके चेयरपर्सन है। फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले हमारी कंट्री में 1951 में फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। कससे बनाया जाता है, एक संवैधानिक बॉडी है, जी हाँ, वित्त आयोग एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक बॉडी कौन सी होती है, जिनके बारे में संविधान में लिखा होता है वो संवैधानिक बॉडी होती है। तो क्या इसके बारे में लिखा है, जी हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है जी, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 280 जो है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो अपॉइंट करे फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जो क्या काम करेगा, ये सेंटर और स्टेट के बीच में ये पैसे को डिवाइड करेगा, यानी कि जो भी पैसा कमाया गया है यहाँ पर टैक्स वगैरह से जो इकट्ठा होकर पैसा आया है वो दोनों को यहाँ पर देगा कि भाई साहब तुम्हारे हिस्से का पैसा ये है और तुम्हारे हिस्से का पैसा ये है। तो कौन करेगा ये काम करेगा फाइनेंस कमीशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो गया जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें, कई सारी अच्छी रिकमेंडेशन दी गई है। आंसर राइटिंग में अगर लिखने के लिए आता है ना आप लोगों को, तो हेल्थ के मामले में तो ये रिकमेंडेशन आप लोग लिख देंगे तो बहुत अच्छे पॉइंट आप लोगों को यहां पर मिल गए। यहां पर ये सबसे पहले तो एनके सिंह साहब के द्वारा बोला गया कि भाई साहब जीडीपी का लगभग 2.5% तक खर्च करना है आप लोगों को, कब तक का, 2025 तक का। दूसरा बोला गया, अरे हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात रह गई यहां पर, ये है यहां पर इनके द्वारा एक और रिकमेंडेशन दी गई है बड़ी प्यारी। इनके द्वारा बोला गया कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना है, तो क्या है, ये है नाबार्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप लोगों को हाउसिंग में डेवलपमेंट करते हैं, घर वगैरह बनाने हैं, तो क्या है, ये है नेशनल हाउसिंग बैंक। अगर आप लोगों को टूरिज्म में डेवलपमेंट करना है तो क्या करते हैं, तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसको TFCI बोलते हैं, तो टूरिज्म के लिए काम करती है। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, हेल्थ में डेवलपमेंट के लिए यहां पर एक डेवलपमेंट फाइनेंस, एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आना चाहिए जो कि हेल्थ केयर को देखे। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है, कि यहां पर नाबार्ड किसके लिए है, नेशनल हाउसिंग बैंक किसके लिए है, ये किसके लिए है, तो मैच करने के लिए आ जाएगा। वे बेवकूफ नहीं है, आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं देंगे, फुल फॉर्म में तो आप लोग समझ जाएंगे, एग्रीकल्चर लिखा था एग्रीकल्चर के लिए हो गया, हाउसिंग के लिए होता है हाउसिंग हो गया, शॉर्ट फॉर्म में दे देंगे नाबार्ड, ठीक है, NHB, इसी के साथ में TFCI, किस किस से रिलेटेड है मैच करो इनको। तो छोटी छोटी चीजें आप लोग बोलोगे सर पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो था सर ने, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं या फिर रिवीजन नहीं किया, ठीक है, तो फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब क्वेश्चन यहां से आ गया, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ले जाओगे। ये पॉइंट आप लोग वैसे भी प्रीलिम्स से भी बन सकता है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या रिकमेंडेशन दी गई है, तो 2.5% दिया गया यहाँ पर 2025 तक का आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। और आंसर राइटिंग में अगर हेल्थ के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। बाकी का ये
फंडामेंटल कमिटमेंट होना चाहिए ऑल द स्टेट, खासकर किस तरीके से उनको कि 2/3 जो है खर्चा वो यहां पर स्टेट से निकल कर आना चाहिए, ना कि लोगों की जेब से, जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में एक स्टैंडर्डाइजेशन चीजें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। कोल हेल्थ से रिलेटेड यहां पर जो केयर हेल्थ कोड बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकें। ऑल इंडिया मेडिकल एंड जो हेल्थ सर्विस की बात की जा रही है और अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है, काफी ज्यादा आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। कई सारे डॉक्टर जो हैं कई सारे राज्यों में काफी कम है, कई सारे राज्यों में अच्छा खासा रेशियो है। तो यहां पर सेक्शन 2A ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 इसके हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कंट्री में काफी कम देखने को मिलता है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है? तो ये नहीं देखने को मिलता है काफी ज्यादातर लोगों के पास में। तो यूनिवर्सल हेल्थ जो इंश्योरेंस है उसको भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ताकि सबके पास में हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, तो कल को कोई दिक्कत हो तो यहां पर ज्यादा खर्चा न करना पड़े, तो ये इंश्योरेंस से निकल कर आ जाए। ठीक है, आप में से है कोई ऐसा किसका इंश्योरेंस है? अच्छा, घर में कितने मेंबर का इंश्योरेंस है? आप लोग खुद देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जब यहां पर शेयर किया जाएगा उससे आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये बातें की जा रही है। तो हेल्थ से निपटने के लिए ये एक अच्छा तरीका है, देखते हैं किस तरीके से हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो हेल्थ के बारे में था पूरा आर्टिकल। ठीक है, आगे चलता हूं। नेक्स्ट यहां पर जो आर्टिकल देखते हैं यहां पर, और ये सारी बातें आप लोगों को पता है, ये कार्टून में मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, ये याद ही होगा, ये मैंने बताया था कि एक नई स्ट्रेन देखने को मिल रही है, ये E484Q, इसी के साथ में L452R, ये हमारी ही कंट्री में है, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात के अंदर, और कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और इसको भेजा गया चेक करने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग, ये है एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा के पास में। तो इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है, VOC, जिसमें कौन कौन है? यूके का हो गया यहाँ पर B117, साउथ अफ्रीका का हो गया B1135, ब्राजील का हो गया यहाँ पर P1 लाइनेज। ठीक है, तो इसमें हमारी कंट्री का भी ये जो रख दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा ये माना जा रहा है कि एक नया मुद्दा देखने को मिल रहा है जो कि खतरनाक इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हालांकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए बता दिया थोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा गया हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन और उसके साथ में जो लोकल बॉडी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। पहले यहां पर बात क्या की जा रही है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो अभी रिसेंटली बोला गया है कि जो लोकल बॉडी है उसको पावर देनी है, पैसा देना है। देखिए, पैसे के हाथ में बहुत पावर होती है, अगर पैसा होगा आप लोगों के हाथ में तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को यहां पर 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, वो 10 लाख रुपए आप लोग कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए आप लोगों को 10 लाख रुपए दे दिए, ये 10 लाख रुपए आप लोगों को खर्च करने हैं। ठीक है, ये 10 लाख रुपए अगर आप लोगों को इससे ज्यादा भी नहीं मिलेंगे, इससे कम भी नहीं मिलेंगे, और ये 10 लाख रुपए अगर आप लोगों ने खर्च नहीं किए तो आप लोगों से वापस भी ले लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग रख लेंगे कि फ्यूचर में सेव करेंगे, नहीं, ये 10 लाख रुपए आज ही आप लोग खर्च करने हैं, एक दिन के अंदर अंदर। तो लिखिए, देखो क्या क्या चीजें आप लोग खरीदेंगे 10 लाख रुपए से। देखता हूं, चले आप लोग के माइंड में क्या आता है। अगर आप लोग के पास से पैसा आ जाए, कई बार कहते हैं ना पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी आप लोग पूर्ति करेंगे अगर ये 10 लाख रुपए आप लोग को दे दिया जाए तो? ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए, और फिर एक दूसरे के कमेंट पढ़िएगा, देखिएगा कितने इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहे हैं निकल कर। कोई इंसान, किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन है, किसी की कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो आप लोगों को बोलूं कि मैं नहीं, आप लोगों को मैं एक लैपटॉप दूंगा, एक मोबाइल दूंगा। ठीक है, आप लोगों को, या फिर कुछ भी एक आप लोगों को बाइक दूंगा लेकर, तो ये मैंने आप लोगों को दी है। ये आप लोग ही हो सकता है कि बहुतों के पास में चीजें हो, हो सकता है किसी की इच्छा ना हो, कुछ और इच्छा हो, तो मैं पैसा दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को जो खरीदना है खरीद लो। एक है कि आप लोगों को मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं कि आप लोगों को यही जूते खरीदने हैं जो मैंने आप लोगों को दी, यही जूते आप लोगों को पहनने हैं। आप बोलेंगे सर ये तो साइज ही नहीं है पैर का, मैंने कहा मुझे नहीं पता, यही जूते पहनने हैं। तो इसके क्या होता है, यही काम किया जाता है कई बार हमारी कंट्री में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट के साथ में और स्टेट के द्वारा लोकल के साथ में। तो हमारी कंट्री में 3 टायर सिस्टम है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको पापा गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं। फिर यहां पर नीचे आएंगे तो बेटा गवर्नमेंट हो गए, और इन बेटों के भी बच्चे हो गए यहां पर, जो कि पंचायती राज सिस्टम, और ये हो गए यहां पर बेसिकली म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, जिसको नगर पालिका आप लोग बोल सकते हैं। तो ये भी 3-3 लेवल पर डिवाइड है, जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और विलेज हो गया। ऐसे यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया और नगर पंचायत हो गया। यहां तक तो पैसा ठीक ठाक मिल जाता है, यहां तक का। ठीक है, यहां पर क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन है हमारी कंट्री में, जो कि 280 आर्टिकल के तहत आता है, तो ठीक ठाक पैसा दे देता है यहां पर राज्य के अंदर में। क्योंकि हमारी कंट्री में याद होगा आप लोगों को 14 फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, याद है 14 फाइनेंस कमीशन YV रेड्डी साहब की अध्यक्षता में। वो जो फाइनेंस कमीशन था उसके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी गई, जो आज तक भी डिस्कस की जाती है। उनके द्वारा बोला गया, पहले जो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, यानी कि किसको कितना पैसा दिया जाएगा, वो 32% दिया जाता था। पर लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि 32 नहीं यार, इसको 42 दो, तो 42% दिया जा रहा है। पर लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने एक चेंज किया इसमें छोटा सा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या है? 15 फाइनेंस कमीशन ने इस 42 को घटाकर 41 कर दिया है। आप लोग बोलोगे यार क्यों गलती की इसने? ऐसी इसने गलती नहीं की, इसने कुछ काम किया, क्योंकि हमारी कंट्री में
में अभी फिलहाल एक राज्य था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। अब ये था क्योंकि अभी फिलहाल ये राज्य नहीं रहा, अब यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया। अब जब ये राज्य था तब तो 42% दे रहे थे, अब इसको भी कुछ पैसा जाएगा ना। अब 42% नहीं, हाँ 41 दिया है, और 1% जो दिया गया है वो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में खर्चा किया जाएगा डेवलपमेंट के लिए। तो फिलहाल सेंट्रल स्टेट के बीच में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितना है, वो है यहाँ पर 41%। अब 1% कहां गए, 1% आप लोग बोलते हैं सेंटर के पास गया, क्योंकि सेंटर खर्चा करेगा ना, क्योंकि यूनियन की टेरिटरी है, तो इसलिए यहां पर ये बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहां पर कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले कुछ बेसिक आप लोग समझिए, हमारी कंट्री में ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए संविधान में, यानी कि संविधान में चेंज किया गया, 73वां और 74वां संशोधन लाया गया। तो इसके चलते हमारी कंट्री में ये 1992 में दो चीजें बनी, एक तो बोलते हैं यहां पर पंचायत और दूसरे को बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। आप लोगों से कोई स्टेटमेंट में दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, जी हाँ बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक बॉडी है। आप लोगों से पूछे कि क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये थी कहीं पर, जी नहीं बिल्कुल नहीं थी, यहां पर ये बाद में 1992 में ऐड की गई। आप लोगों से बोले कि पंचायत के बारे में क्या हमारे संविधान में कहीं पर मेंशन कर रखा है, कहां से निकल कर आती है पंचायत, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जब आप लोग जाकर झांकेंगे तो वहां पर 40वां जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 40, वो यहां पर इसकी रिकमेंडेशन देता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर गांधीयन प्रिंसिपल भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। गांधी जी भी बोलते थे कि हमारी कंट्री में बेसिकली जो पंचायत है वो वहां असली गांव बसा हुआ है या असली भारत बसा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां पर चेंज किया गया 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम आप लोगों को याद होगा। अच्छा, पॉलिटी वाले लेक्चर देखे आप लोगों ने, अगर नहीं देखे तो रिवीजन कर लीजिए यार, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है। मुझे लगता है 2.5 से 3 लाख लोग देख चुके हैं जो ये पंचायत वाला लेक्चर था। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा अभी यहां पर, और किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये पंचायती राज सिस्टम आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर 11th जो है पार्ट और इसी के साथ में यहां पर 9th पार्ट और 9th ए पार्ट जो है यहां पर हमारी कंट्री में बेसिकली ये काम किया जाता है, जिसके तहत यहां पर क्या बनाया गया, पंचायती राज सिस्टम 9th के तहत और 9th ए के तहत लाया गया यहां पर म्युनिसिपैलिटी। अब समझते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। अभी ये क्या बोलते हैं यहां पर, ये बोलते हैं कि यूनियन फाइनेंस जो कमीशन है वो सप्लीमेंट करता है रिसोर्सेज टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को जो पैसा दिया जाता है किसके बेस पर दिया जाता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिया जाता है, जो कि यहां पर बनाया गया था इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो यानी कि 73rd यहां पर पंचायत के लिए और 74th म्युनिसिपैलिटी के लिए। तो हमारी कंट्री में 2.5 लाख के करीब लोकल आज के में पंचायत आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3.4 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो वहां से इलेक्ट किए जाते हैं। तो रियल डेमोक्रेसी जो है वो गांव में देखने को मिलेगी, आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी वाले लेवल पे देखने को मिलेगी आज की डेट में अगर बात करें। तो इसको आप लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके द्वारा यहां पर कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि जो लोकल एरिया में क्राइसिस है यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और उसके द्वारा रोल प्ले भी किया जा रहा है। तो रोल प्ले कब करेंगे, पैसा दोगे, जब उसको पैसा होगा तभी कुछ काम करेंगे ना, पैसा नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे। तो 0.7 जो यहां पर डिविजिबल जो पैसा दिया जाता था लगभग 10,000 करोड़ के करीब, ये 11th फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाता था। 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसको बढ़ाकर ये 4.23% कर दिया गया यहां पर, जो कि काफी एक बड़ा एक पैसा आप लोग बोल सकते हैं। 4,36,361 करोड़। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेशन आप लोग याद रखिएगा। रिड्यूस करने की बात की गई, हालांकि अगर बात करें परफॉर्मेंस बेस्ड पैसा दिया जा रहा है कई जगह, जैसे 8,000 करोड़ रुपए यहां पर परफॉर्मेंस बेस्ड दिया जा रहा है, पर लेकिन ये किसके लिए, न्यू सिटीज के लिए। तो यहां पर इसमें से बाहर निकाल दिया पंचायती राज सिस्टम को, यानी कि परफॉर्मेंस की बेस पर पैसा दिया गया, पर लेकिन सिटीज पर फोकस ज्यादा दिया गया। इसी के साथ में 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 35% जो लोकल ग्रांट देने की बात की गई, उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि अलग अलग एरिया में अगर आप लोग रिफॉर्म लेकर आते हैं, जैसे कि ओम्बुड्समैन अगर आप लोग बनाते हैं, ओम्बुड्समैन जैसे लोकपाल जिसको बोलते हैं आप लोग, या फिर ड्रिंकिंग वाटर बॉडीज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि कूड़ा करकट जो है जो पड़ा रहता है उसको आप लोग निकालते हैं, तो इन पर्टिकुलर लोगों को यहां पर ये पैसा दिया जाएगा। तो ये कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिले। अभी फिलहाल अगर बात करें 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये चेंज किया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे ये चेंज किसके द्वारा किया गया, तो 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ऑनलाइन बेसिकली डेटा पब्लिश किया जाए और यहां पर सम जो रिसर्चर है जिसको यूज भी कर सकें, 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया। हालांकि 14th फाइनेंस कमीशन जो है उसके द्वारा सैंपल सर्वे 15% ग्राम पंचायत, यहां पर इसी के साथ में 30% ब्लॉक पंचायत, और फिर इसके बाद में यहां पर ये लगभग 30% आप लोग को म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलेगी, और उसके बेस पर बोल दिया सब ठीक है। मतलब समझ में आएगा, या फिर आप लोग समझिए, आप लोग मान लीजिए यहां पर आज के दिन में 50,000 लोग एक लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, 50,000 में से मैं यहां पर
पर लगभग मिला के टोटल मिलाकर कोई 50 लोग पकड़ लूं, उन 50 लोगों की परफॉर्मेंस में देखूं और फिर उसके बेस पर बोल दूं कि हाँ 50,000 लोगों की परफॉर्मेंस भी ऐसी है। दूसरा समझिए उदाहरण, हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट है एक पर्टिकुलर, ये इस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 50 गांव है, 50 गांव है। अब 50 गांव में जाकर हम लोग को देखना है कि गेहूं की पैदावार कैसी हुई है। तो मैं क्या करूं, वहां पर उनमें से 5 गांव को पकड़ लूं और उनकी पैदावार देखूं और उसके बेस पर एवरेज लगा दूं कि हाँ 50 गांव में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो ऐसे ही किया गया यहाँ पर 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को हर एक लेवल पर जाकर चेक करना चाहिए। तो इसके चलते इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसको फिर पब्लिश भी नहीं किया गया, जबकि ऑनलाइन पब्लिश करने की बात की रही है। तो फाइनेंस कमीशन जो 15th है वो थोड़ा सा डिटेल में काम करे इसके ऊपर, ताकि जनता तक भी डेटा पहुंच सके और चीजों को अच्छे से डिस्कस भी किया जा सके। ये भी आप लोग याद रखिएगा 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में क्या क्या चेंज किए गए। ठीक है, तो इसमें कई सारे चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर डेमोग्राफी परफॉर्मेंस के ऊपर 12.5% दिया गया। पॉपुलेशन को किसने कंट्रोल किया है उसके बेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा था। साउथ इंडिया के राज्य चिल्लाते रहते थे कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, पर पैसा नहीं दे रहे यार तुम लोग हमको। ठीक है, तो टैक्स का बेस यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट और इकोलॉजी के बारे में यहाँ पर 7.5% दिया गया था, यहाँ पर 10% दिया गया जिसने इस एरिया में काम किया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं। चेंज किया गया इनकम डिस्टेंस में, जो 50 था उसको 45 किया गया। तो जो चेंज किए गए 14 से लेके 15 में वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल यहां पर जो 13 फाइनेंस कमीशन में 32 था, 14 फाइनेंस कमीशन में 42 कर दिया और फिलहाल इसको 41 कर दिया। ये क्या है, जो सेंटर स्टेट के साथ में शेयर करता है पैसा, तो इसके चलते ये मुद्दे हैं। यहां पर कई सारी ऐसी स्कीम भी हैं जो यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो कम होती जा रही है इसके चलते। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है हमारी कंट्री में जो यूनियन टेरिटरी है। तो यहां पर ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जी किसान जो रेड्डी है उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये यहाँ पर आज के डेट में स्टेट ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर मिनिस्टर हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पर काफी सारी अप्रिशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट का। पर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कंडीशन क्या है हमारी कंट्री में। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक शॉर्ट नोट लिखो, सेक्शन जो यहाँ पर बेसिकली सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो यहाँ पर 69th 1991 देखने को मिला, जिसमें हमारी कंट्री में यूनियन कैपिटल लाई गई। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन भी एनालाइज करने के लिए आ सकते हैं कि एनालाइज करो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है पंचायती राज सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई अभी। अफगानिस्तान के हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, एनालाइज द लेटेस्ट हार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो उसमें इंडिया का क्या रोल रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान में पीस प्रोसीजर स्टैब्लिश करने में। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा और फेसबुक पर भी, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहां पर ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में। ये याद रखिएगा, ये 69वां संविधान संशोधन किया गया। ये संविधान संशोधन करने के बाद में हमारी कंट्री में क्या किया गया, एक नया एक्ट आया जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 1991। ये जो गवर्नमेंट यहां पर शब्द यूज किया गया, अभी इसके ऊपर पूरा बवाल हो रहा है। यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, इस गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। पर लेकिन जो यहां पर आज के में जो नॉर्मल लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का मतलब तो यार इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी कि जो आम आदमी पार्टी है, पर वो नहीं माना जा रहा है। तो 2 आर्टिकल ऐड किए गए यहां पर 239AA 239BB संविधान के अंदर में, जिसके चलते असेंबली वगैरह यहां पर स्टेब्लिश की गई। पर फिलहाल जो है आज के डेट में उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है यहाँ पर ये यहाँ पर आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत यहाँ पर असेंबली और काउंसिल देखने को मिलती है। तो नॉर्मली इनके हिसाब से काम होना चाहिए पर नहीं हो रहा है। पावर ऑफ द असेंबली के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये यहाँ से निकल कर आती है। इसी के साथ में क्या पावर थी एलजी की और क्या ड्यूटी थी यहाँ पर सीएम की, वो सारी बातें की जाती हैं। पर लेकिन रियलिटी में जो अभी चेंज लाया गया है उसने काफी सारा कुछ चेंज करके रख दिया है। ये है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल। तो ये जो अमेंडमेंट बिल है इसके चलते अब चीजें काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है यहाँ पर, जो 1991 का था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो गवर्नमेंट बोला गया वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और डिस्क्रिशनरी पावर भी होगी, यानी कि जो यहाँ पर असेंबली है मैक्सिमम काम जो है वो गवर्नर से पूछकर ही करेगी। ठीक है, इनके द्वारा कुछ अच्छी बातें बोली गई कि देखिए सेंटर, ये तो हालांकि इनके द्वारा नहीं बोली गई नॉर्मल तरीके से, ये तो लॉ के अंदर लिखी हुई है। अब इनके द्वारा क्या बोला गया कि देखिए हमारी जो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काफी अच्छे काम किए हैं, जो कि हैं भी रियलिटी में। पहले प्लानिंग कमीशन था, वो सबको एक जूता फिट करने के लिए देता था पैर में, पर यहां पर मोदी जी के द्वारा नीति आयोग लाया गया। ये एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। गुड्स और सर्विस काउंसिल बनाई गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इसमें राज्य को पावर दी गई है। ठीक है, सेंट्रल की जो स्कीम है यहाँ पर उसको रिस्ट्रक्चर किया गया ताकि अच्छे से फायदा पहुंचाया जा सके। और 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन तो हम लोगों ने
हमने देखी ली। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आप लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। आगे चलते हैं, तुर्की के बारे में बात की जा रही है। तुर्की, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तुर्की एक ऐसी कंट्री है जो कि ऊपर ब्लैक सी और नीचे मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन में आप लोग को याद था अभी यहाँ पर क्या चला था, इजिप्ट जो है, इजिप्ट के अंदर में सुएज कैनाल। ठीक है, तो याद रखना वो अभी लॉकडाउन में चल रही थी, उसका लॉकडाउन खुल गया तो तुर्की के बारे में बात की जा रही है। तुर्की के अंदर आज के डेट में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है बेसिकली इनके सेंट्रल बैंक की। तो रिमूव कर दिया है यहाँ पर गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसके चलते यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पर गड़बड़ा रही है। तुर्की के अंदर में काफी बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर चीजें नॉर्मल हो पाती है। तुर्की के जो करेंसी यहाँ पर तुर्किश, जो यहाँ पर तुर्किश लायरा है, अंकारा यहाँ पर इसकी कैपिटल है, अंकारा यहाँ पर देखते हैं। इस्तांबुल भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि डिवाइड करते हैं तुर्की का। ये वाला एशिया में, ये वाला जो रीजन है ये यूरोप में आता है, और ये वाला रीजन जो है वो एशिया में आता है, इसलिए इसको यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आती है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन था, आप लोगों से पूछा था, इसका आंसर आप लोगों को बताना था, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो 1992 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी, पहली बार स्टार्ट की गई थी यूएससी के द्वारा। किसके साथ मिलकर? ये इंडिया के साथ मिलकर, इंडिया और यूएससी की एक्सरसाइज थी। जापान के द्वारा इसमें बाद में ऐड किया गया, जो कि आज के लिए परमानेंट मेंबर है। तो 3 परमानेंट मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि इंडियन ओशन में ही होती है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो नोट करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। तो वैसे क्या होना चाहिए था अगर इनकरेक्ट के बारे में बात करें, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग देखिए इनकरेक्ट पूछा गया तो बोथ आएगा आंसर। तो इस तरीके से कंफ्यूजन आप लोगों का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। 1,33,000 से भी ज्यादा मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को फायदा पहुंचेगा। कई सारी और भी चीजें यहाँ पर शेयर करता हूँ, पीडीएफ वगैरह। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है वो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।